लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ की तरफ से तहे दिल से आज आप सब लोगों का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वागत करता हूं। ये जो इवेंट है, इस इवेंट की एक अनूठी कहानी है, एक अलग जज्बा है इस इवेंट के नाम में। इवेंट का नाम है निवेश महाकुंभ। तो ये एक ऐसा नाम है जो खुद हम लोग के रोंगटे में, हम लोग के रोम रोम में एक नई एनर्जी को बूस्ट कर देता है। इसी तरीके का रिस्पॉन्स हम लोगों ने इस इवेंट के रजिस्ट्रेशंस में विटनेस किया है। निवेश महाकुंभ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 8 अप्रैल आज के दिन शाम 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। इसकी इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब्स, इनके थ्रू आप लोगों को मल्टीपल एड्स तक आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, देयर वर मल्टीपल रिसोर्सेज जिससे आपको इस इवेंट के बारे में सूचनाएं मिली। सबसे अच्छी बात ये रही है कि इस इवेंट के पार्टिसिपेशन के लिए वी हैड मैसिव रजिस्ट्रेशंस। लोग बहुत दिल से, बहुत उत्साह से इस इवेंट के लिए खुद को रजिस्टर कराए हैं। बनारस के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। और आज के दिन में मैं पर्सनली ऐसा विश्वास रखता हूं कि इस शहर के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला इस शहर को जिससे बड़े बड़े इवेंट्स कर पाना, ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर पाना, ज़्यादा लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन दे पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाया है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिनके सपने और जिनकी इच्छा के आधार पे आज हमें ये कन्वेंशन सेंटर मिला है जिसमें हम लोग इस इवेंट का साकार कर पा रहे हैं। इस इवेंट के एडवर्टीजमेंट्स का हम लोगों डिस्कशन कर रहे थे। एडवर्टीजमेंट्स देख करके लोग हमारे ऑफिसेज में भी पहुंचे हैं। सिगरा पे हमारा ऑफिस है, गांधीनगर कॉलोनी है, पेट्रोल पंप के ठीक रोड के अपोजिट साइड में गांधीनगर कॉलोनी में लक्ष्मी श्री का ऑफिस है। ऑफिस में देयर हैज़ बीन मैसिव फुटफॉल। लोग बहुत मन से आए हैं, अपनी कन्वीनियंस से, अपने समय से आए हैं, हमारे समय को ध्यान में रखते हुए आए हैं कि उन्हें पासेस मिल सकें। सो मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हम पे ऐसा विश्वास दिखाया है। लक्ष्मी श्री से इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को लक्ष्मी श्री के बारे में अच्छे से बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने, समझने मिला होगा। लक्ष्मी श्री एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। वी आर द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ NSE, BSE एंड MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं CDSL से एंड वी हैव बीन गिविंग दीज ब्रोकिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो एक अच्छा लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है कस्टमर्स के साथ, एक फेथ स्टैब्लिश हो गया है। समय के साथ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नए नए प्रोडक्ट्स किए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस किए। आज के दिन में इस बाजार को टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से इस मार्केट में वर्कआउट कर रही हैं। तो समय के साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस किए हैं जिसके बारे में आपको आगे हमारे प्रेजेंटेशंस के थ्रू जानकारी मिलती रहेगी। आज के इस सेशन में या आज के इस प्रोग्राम में वी आर हैविंग 3 chief guests, the chief speakers, the guest speakers for the evening. एक Mr. Prakash Gaba, he is the certified financial technician, technical trader and mentor. गाबा सर वो नाम है जिसके लिए घर में मल्टीपल जनरेशन फैन फॉलोइंग होती है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ही हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ कि घरों में फादर इवन दे आर डाई हार्ट फैन ऑफ गाबा सर एंड यंग जनरेशन में बच्चे हमारी उम्र के लोग भी वी आर ऑल्सो डाई हार्ट फैन ऑफ गाबा सर। तो एवरीबडी लव्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो आज के दिन में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है
कि हम उन्हें समकक्ष सामने से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, मैं बीच में अपने वाणी को थोड़ा सा रोक रहा हूं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों को एक बुकलेट दी गई है। उस बुकलेट में मल्टीपल ब्रोशर्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स की सर्विसेज हम लोग किस प्रकार दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को उन टेक्नोलॉजी से, इन सारी चीज़ों का अच्छा से हम लोग उसमें विवरण किया है। इसके साथ ही साथ आपको उसमें एक येलो कलर में इस साइज में एक चिट पेपर मिलेगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर मेंशन करना है। नीचे उसमें लिखा हुआ है रेज योर क्वेश्चंस। तो दैट इज हैंड आउट, जिसमें यदि आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। लक्ष्मी श्री के टीम आपके चारों तरफ उपलब्ध है, आपके चारों तरफ अवेलेबल है। ऑल ऑफ अस, हमारे पास रेड टी शर्ट्स हम पहने हुए हैं, आप हमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नेक में, हमारे गले में लक्ष्मी श्री का रिबन है, जिससे आप हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप उन चिट्स में लिख के हमारी टीम तक पहुंचाइए। उन क्वेरीज को हम ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बाई एनी चांस, बाई एनी स्कोप, अगर रिपीटेड क्वेरी है या पर्सनल लेवल के डिस्कशन की क्वेरी है और वो इस सेशन में एड्रेस नहीं हो पाती है, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप डोंट बी डिसहर्टेंड। आपकी सारी क्वेरीज को अगर इस सेशन में हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो सेशन के बाद आपको पर्सनली कॉल करके आपकी क्वेरीज के आंसर्स आप तक पहुंचाएंगे हमारे पूरी रिसर्च टीम के सहयोग से और हमारे चीफ गेस्ट के स्पीकर्स के सहयोग से। प्रकाश सर के साथ हमारे को आज के दिन में हमारे साथ हैं संदीप वागले सर। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ संदीप वागले एडवाइजरी सर्विसेज। These are some of the names जिनको सुनते ही मतलब रोंगटे में एक नया जोश आ जाता है, मन करता है बाजार चलने लगे, बाजार स्टार्ट हो जाए और ये न्यूज़ चैनल पे आ जाए और मैं इनको सुनूं और इनके गाइडलाइंस को फॉलो करने लगूं। कुछ ऐसा जोश है इनकी बातों में, इनके ज्ञान में। कल बहुत बढ़िया दिन था, वागले सर ने हमें एक वीडियो भेजा, हम सबको एक वीडियो भेजा इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उन्होंने हमें बताया कि वो कल काशी आ गए, दर्शन किया उन्होंने और बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि वो हमसे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। दीज आर वेरी मीनिंगफुल वर्ड्स। तो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार है उस पल का जिस समय वो अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। सो आवर थर्ड guest speaker is Mr. Sandeep Tandon. He is the founder and CIO of Quant Mutual Fund. ये एक ऐसी AMC है जिसने पिछले 3 सालों में, 4 सालों में अपना नाम अपनी परफॉर्मेंस के दम पे स्टैब्लिश किया है। इनके पास कोई बहुत बड़ा AUM नहीं था, इनके पास कोई बहुत बड़ा फ्लोइंग फंड्स नहीं अवेलेबल थे, बट इन्होंने अपने दम पे, अपनी परफॉर्मेंस के दम पे, अपनी एनालिसिस के दम पे इन्होंने अपने रिटर्न्स दिए, क्लाइंट्स को रिटर्न्स दिए हैं, मल्टीपल नए NFOs लॉन्च किए हैं, अच्छे फ्रेश NFOs उन्होंने अप्लाई करवाए हैं और अच्छे रिटर्न्स क्लाइंट्स को मिले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से व्हेन वी गेट अ रेगुलर रिटर्न तो विश्वास ज़रूर बनता है। तो यही कारण है कि आज के दिन में पूरा देश क्वांट म्यूचुअल फंड को ज़रूर एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर करता है जब भी वो इनडायरेक्ट इक्विटीज़ यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है। तो आज हमें संदीप टंडन सर से जानने को मिलेगा व्हाट आर हिज स्ट्रैटेजीज, कैसे वो प्लान करते हैं, क्या वो आगे हमारे लिए प्लान करके रखे हैं। चलो अच्छा है, पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट व्हाट नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, क्या वो हमारे लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। ये सब कुछ आज हमें जानने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेगुलरली मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती रहती है। अभी जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट चलाए, बहुत तरह की क्वेरीज आई, बहुत तरह के क्लाइंट्स हम लोगों से पूछे, आप लोग कैसे हम लोग को सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये इंफॉर्मेशन आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें, देखें। लक्ष्मी श्री का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे,
लक्ष्मी श्री ग्रुप के नाम से। आप लोग अपने फ़ोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन खोल सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में हमारा चैनल है लक्ष्मी श्री ग्रुप, श्री का लोगो उस पर लगा हुआ है, एंड आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। एवरी ट्रेडिंग डे इन द मॉर्निंग एट 11, सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है और 11 बजे तक बाजार अपना डायरेक्शन जो है डिक्लेयर कर देता है, समझा देता है, एक इशारा दे देता है कि भाई 11 बजे तक में किस डायरेक्शन में बाजार आज मूवमेंट दे सकता है या क्या परफॉर्मेंस हुई। तो ये जो लगभग 1.25 घंटा का बाजार परफॉर्म किया है, इसके आधार पे हमारे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन एक ट्रेडर स्टॉक का सेशन करते हैं। बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटा सेशन होता है, लाइव मार्केट का सेशन होता है। पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू अ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट इन द लाइव मार्केट। एक चलते बाजार में एक सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं, बाजार किस रुख में चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके बारे में बताते हैं। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और डेली सुबह आप 11 बजे इस ट्रेडर स्टॉक को सुनिए। आपको ज़रूर बहुत हेल्पफुल होगा अपने ट्रेड डिसीजंस लेने में। साथ ही साथ हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करते हैं। और अभी आप लोगों को मल्टीपल हमारे एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे होंगे। बाहर हमारे काउंटर्स लगे हुए हैं, सपोर्ट काउंटर्स लगे हुए हैं, डेस्क सपोर्ट डेस्क लगी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क बाहर है, अंदर मल्टीपल डेस्क लगी हुई हैं। सबसे पहली डेस्क वो लगी है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। एकदम क्लियर शब्दों में लिखा है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बड़ी महत्वपूर्ण है वो डेस्क आज के दिन में। उसके पीछे रीज़न ये है कि लक्ष्मी श्री किस हद तक अपने इन्वेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड है, उनको सर्विस देने के लिए, उनको बेस्ट क्वालिटी एडवाइस, बेस्ट क्वालिटी रिसर्च, बेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे कंपनी आज के दिन में स्कीम लॉन्च की हुई है अकाउंट ओपनिंग की। ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलते हैं और डीमैट अकाउंट जो है वो 0 लाइफ टाइम AMC के साथ अकाउंट ओपन हो रहे हैं। जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स अगर हम लोग अपने खोलते हैं लक्ष्मी श्री के eKYC के प्लेटफॉर्म से, तो वो सारे अकाउंट्स 0 लाइफ टाइम AMC के साथ ओपन होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जिसमें हम लोगों को कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस का। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सेशन के बाद, जब हमारे तीनों ऑनरेबल स्पीकर्स के सेशंस पूरे हुए, उसके बाद आप बाहर हमारे काउंटर्स पे मिलिए, क्वेरीज कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड का काउंटर है, म्यूचुअल फंड डेस्क है। आप इंस्टेंट SIPs वहाँ से अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आज इतना कुछ हमें मिलेगा सुनने सीखने, उसके बाद हम लोग इमीडिएटली वी कैन कनेक्ट एट दोज डेस्क और वी कैन स्टार्ट आवर SIPs। छोटी से छोटी SIP चले स्टार्ट करें या बड़े से बड़े अमाउंट जो पॉसिबल है, जो हमारा पॉकेट परमिट करते हैं, वैसी SIPs हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इस सेशन को आगे कैरी अहेड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के सामने हमारे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन वो प्रेजेंट होंगे। वो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना हमें कुछ इस बाज़ार की रोचक जानकारियां देंगे, कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे, कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिससे हमारे ज्ञान में ज़रूर कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, या फिर हमें सिचुएशन के ब्लॉक्स को, अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अंशुल सर के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो है हमारे गेस्ट स्पीकर्स के साथ हम लोग कैरी अहेड करेंगे, और लास्ट में थैंकिंग स्पीच के लिए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर, मैनेजिंग डायरेक्टर सर यहाँ पे आएंगे और अपना थैंकिंग स्पीच देंगे। दिस इज़ हाउ द सेशन इज़ गोइंग टू बी कैरी डाउन। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग चाहिए हो तो आपके आसपास लक्ष्मी श्री की टीम अवेलेबल है। आप जब चाहें उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। अंशुल सर, इफ़ यू कैन कम अप ऑन द स्टेज। अंशुल सर कुछ जानकारियां हमें देंगे। मैंने बीच में बताया था कि लक्ष्मी श्री इज़ वर्किंग अ लॉट ऑन द टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी में हम कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इन्फ्यूज़ किया है सिस्टम में जिससे ट्रेडिंग कन्वीनियंट हो जाती है, और भी बहुत कुछ है अंशुल सर के पास हमारे लिए। सो अंशुल सर, I would like to welcome you over the stage. Thank you, Vishen. Thank you.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछले 15 दिन में ऐसा दूसरा बार हो रहा है जब मैं इतनी बड़ी ऑडियंस को देख रहा हूँ। लगभग 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली गया था, जहाँ यूपी के सारे यूरोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी। लगभग 250 डॉक्टर्स थे और मैंने पहली बार इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ देखे थे। एक को देखने में डर लगता है, लेकिन 200 से 250 डॉक्टर देखे थे। वहाँ एक बहुत अच्छा वाकया मुझे याद आया था। मेरे बड़े पापा भी डॉक्टर हैं। तो एक रात अचानक फ़ोन आया और सामने जो आदमी था वो बहुत घबराया हुआ था। बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ मर जाएगी, आप कुछ कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, उनको क्लिनिक ले आइए। डॉक्टर साहब ने पूरी तरीके से चेक किया कि क्या दिक्कत थी और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इनका ऑपरेशन एकदम तुरंत करना होगा। और आधा घंटे में ऑपरेशन थिएटर तैयार हुई। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो आदमी अपने घर चला गया, बहुत डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए कि आपने मेरी वाइफ की जान बचा ली। ठीक 1 साल बाद वापस लगभग रात के 1-1:30 बजे उस आदमी का वापस फ़ोन आया। सामने वापस से अब्दुल था। अब्दुल ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप ऑपरेशन थिएटर तैयार कीजिए, इसका ऑपरेशन करना होगा और आधा घंटे का काम है, पिछली बार की तरह अपने ऑपरेशन जैसे किया था ऑपरेशन कर देंगे, वो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अब्दुल तुम अपनी वाइफ को लेके आओ, मैं चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है और उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो अब्दुल इस बात पे एडमेंट था। उसने जिद की, नहीं डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, बस इसका पिछली बार जैसे ऑपरेशन करना है और सही हो जाएगी। कुछ डॉक्टर साहब इरिटेट हुए, बोले अब्दुल तुम लेके आओ, मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझूंगा क्या है। बोला नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही लगेगा, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप उसको कर दीजिए, वो सही हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने चिढ़ते हुए बोला कि अब्दुल मैं डॉक्टर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, जब मैं चेक कर लूँगा उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इसको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ का कैसा इलाज करना है। बोला नहीं डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन ही करना है इसको। तो फाइनली डॉक्टर साहब चिढ़ के बोलते हैं, अब्दुल मैं डॉक्टर हूँ, मैं डिसाइड करूँगा। एक आदमी के पास एक ही अपेंडिक्स होता है, तुम्हारी बीवी का मैंने वो अपेंडिक्स पिछली साल निकाल दिया है। तो अब्दुल पूरी तरीके से डॉक्टर साहब की बात सुनता है, उनके एजम्पशंस को सुनता है और बोलता है, बहुत शांति से बोलता है कि डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, एक आदमी के पास एक ही अपेंडिक्स होता है, आपने मेरी बीवी का वो निकाल दिया है, लेकिन एक आदमी की 2 बीवी भी तो हो सकती हैं। तो उसी तरीके से डॉक्टर साहब की तरह अपने एजम्पशंस को थोड़ी देर अगर आप छोड़ देंगे और एक आधा घंटा मुझे देंगे, तो मैं आपके बहुत सारे एजम्पशंस जो स्टॉक मार्केट को लेके हैं उनको सही कर सकता हूं। पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम अंशुल जैन है, मैं सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ लक्ष्मी श्री में। मेरे 2 महत्वपूर्ण काम हैं। मैं शाम को यूट्यूब पे प्री मार्केट वीडियोस बनाता हूँ कि अगले दिन मार्केट क्या लग रहा है, इसके ऊपर हम इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, हिंदी में वीडियो होता है और इसके साथ एक स्टॉक टू वॉच भी होता है कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगले दिन 11 बजे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ट्रेडर स्टॉक एट 11 करते हैं, जिसमें और इसको करने की एक विशेष ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी लोगों का सजेशन आया था कि कई बार मार्केट जब खुलता है, चूंकि हम प्री मार्केट वीडियो बना रहे हैं, क्लोज मार्केट में यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट देखते हुए हमने एक व्यू ड्रॉ किया था, बट रात होते होते और अगले दिन सुबह जब एशियन मार्केट्स खुले हैं या और भी तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, वो प्ले इन होना स्टार्ट होते हैं, तो मार्केट कुछ अलग तरीके से कई बार खुलता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है वैसा नहीं खुलता है। तो इसके लिए हम 11 बजे एक बार ट्रेडर स्टॉक एट 11 करते हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जो हमने प्री मार्केट वीडियो डिस्कस किया था उस तरीके से मार्केट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हमको मार्केट में किस तरीके की एडजस्टमेंट्स करनी है। और 11 बजे इसको करने का एक विशेष कारण ये है कि जो ऑप्शंस के एल्गोज रन होते हैं उनमें एक बड़ा चेंज आता है 11 बजे के आसपास, और ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है 11 बजे के आसपास। दूसरा बड़ा बदलाव आता है 2:30 बजे के आसपास। तो हम 11 बजे के आसपास जब ऑप्शन चेन एक तरीके से कहते हैं सेटल हो जाती है, उसके बाद हम अपना व्यू वापस रिएटरेट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है कल से
या आज हमको नया वही व्यू अपना कंटिन्यू रखना है। इस बीच में एक चीज़ और होती है कि कई बार ऑप्शंस चेन एक हिडन डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सिचुएशन या एक थोड़ी सी जिसको हम कहेंगे फ्रंट रन करती है प्राइजेस को। तो ये पता चलता है कि एक मार्केट टुवर्ड्स दी एंड कैसे जा सकता है, और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज इन पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को देखते हुए ऑप्शन सेलिंग की कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की जा सकती है, इसका थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो ये भी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा बेरिंग्स बैंक की। जिस दौर की मैं कहानी सुना रहा हूँ तब तक ये बैंक लगभग 230 साल पुराना हो चुका था। इसमें सेटलमेंट डिपार्टमेंट में निक लीसन ज्वाइन करता है एज क्लर्क। सेटलमेंट डिपार्टमेंट में उसका काम था कि जो भी दिन भर के ट्रेड्स होते हैं उनको सेटल करना और नेक्स्ट डे के लिए पे इन पे आउट ये सारी चीज़ें बनाना, जो लक्ष्मीशी में भी हम लोग करते हैं। मुकेश जी, दिवाकर जी, इनका यही काम होता है। तो उस तरीके से उसने बेरिंग्स बैंक ज्वाइन की थी। लेकिन निक लीसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ट्रेडिंग में। वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग डेस्क को वो हेड कर सके। हमेशा प्रिपेयर्ड रहने वाला। उस दौर में आज के डेट में हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक क्लिक में अपडेट हो जाते हैं, सारा डेटा डाउनलोड हो जाता है और नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास चार्ट्स होते हैं। उस समय लोगों को हाथ से चार्ट्स ड्रॉ करने पड़ते थे। न्यूज़पेपर से ओपन हाई लो क्लोज का डेटा लेना पड़ता था, हाथ से चार्ट बनते थे। चार्ट बुक को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम था, बट उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं ट्रेडिंग डेस्क को एक दिन हेड करूं और उसमें एक ऊंचे लेवल तक पहुंचूं। तो वो पूरे सेटलमेंट डिपार्टमेंट में होने के बाद भी पूरी अपनी चार्ट बुक और सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड रखता था। और छोटे मोटे उसने ट्रेड्स भी किए थे बैंक के लिए, क्योंकि मर्चेंट बैंक था तो उसके ट्रेडिंग डेस्क थे। उन्हें छोटे मोटे ट्रेड्स भी किए थे बैंक के लिए जिसमें वो नेट प्रॉफिटेबल था। और नेट प्रॉफिटेबल इसलिए था कि उसकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी थी। उस दौर में थोड़ी सी चार्टिंग हैंडल करना मुश्किल होती थी, लेकिन लक्ष्मीशी आपके लिए एक एडवांस चार्टिंग लाया है। इसमें लक्ष्मीशी आपकी बहुत आराम से मदद कर सकता है, थोड़ा सा अगर लक्ष्मीशी के सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर किया जाए। An advanced charting library in the share market is a tool that allows traders and investors to visualize price movements and trends in various financial instruments such as stocks, currencies, futures, and options. It provides a set of advanced technical analysis tools and indicators that help traders to analyze market trends, identify patterns, and make informed trading decisions. TradingView. TradingView is a web-based charting platform that provides advanced technical analysis tools and real-time market data for traders and investors. It is one of the most popular charting platforms in the financial industry, offering a wide range of features and capabilities to analyze and trade various financial instruments such as stocks, currencies, futures, and options. Features of TradingView. Multiple chart types. TradingView offers a variety of chart types such as line charts, candlestick charts, bar charts, Renko charts, etc. Technical indicators. It provides a comprehensive list of technical indicators such as moving averages, Bollinger Bands, MACD, RSI, and many others. Drawing tools. The platform offers a range of drawing tools, including trend lines, Fibonacci retracements, support and resistance levels, and many others. Custom indicators. TradingView allows users to create and share their own custom indicators and strategies. Backtesting. Users can backtest their trading strategies using historical data and assess their performance. Real-time data. The platform provides real-time price data for a wide range of financial instruments. Trading integration. The charts which our clients see on our application Sri Varahi are of TradingView. तो आपने देखा किस तरीके से एक एडवांस चार्टिंग लाइब्रेरी हमने लक्ष्मीशी के सॉफ्टवेयर में दी हुई है। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे, वेरियस स्ट्रैटेजीज हमने यूट्यूब चैनल पे मल्टीपल वेबिनार्स भी किए हैं, जिसमें संदीप सर का भी एक वेबिनार है।
बहुत सिंपल उन्होंने स्ट्रैटेजी ड्रॉ की थी। अगर थोड़ी सी स्टार्टिंग लाइब्रेरी को आप एक्सप्लोर करते हैं और उसमें से यूट्यूब चैनल पे जो वेबिनार्स हैं उसमें से 2 या 3 भी अगर स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना आसान हो जाएगा। वापस आते हैं निक लीसन पे। तो निक लीसन का परफॉर्मेंस, चूँकि छोटे छोटे ट्रेड्स कर रहा था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है बैंक की जो डायरेक्टर्स थे उनके नोटिस में था। और चूँकि मर्चेंट बैंक था, उनकी बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेगमेंट्स ट्रेड करते थे और ट्रेडिंग डेस्क थी। तो उनकी एक सिंगापुर ब्रांच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। डेब्ट का जो पोर्टफोलियो था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो उनको एक काबिल बंदा चाहिए था जो डेब्ट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। और चूंकि इतने सारे पोर्टफोलियोज थे तो कहीं कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक आध डेस्क नहीं परफॉर्म करती थी। सिंगापुर वाज वन ऑफ देम। तो निक लीसन का नाम आया कि निक लीसन को हमको भेजना चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं। मे बी क्योंकि सेटलमेंट से होते हुए भी वो ट्रेडिंग डेस्क पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे वो आउट परफॉर्म कर जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ। निक लीसन सिंगापुर गया, उसने थोड़ा सा 2-4 दिन देखा, समझा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। छोटी छोटी ऑपरेशनल इश्यूज समझ में आई, उसने उनको रेक्टिफाई किया और लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर उसने पूरी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो पोर्टफोलियो में दिक्कत थी, पूरा पैसा रिकवर किया और चीज़ें सिस्टमैटिक करके स्ट्रीमलाइन की और इस ट्रेडिंग डेस्क को वापस से एक परफॉर्मिंग ट्रेडिंग डेस्क बनाया। लगभग इसी तरीके से जो बैंक की दिक्कत थी, कई बार हमारी भी दिक्कत होती है। हमारे बहुत सारे फैमिली के अकाउंट्स होते हैं, फैमिली पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड भी होता है, शेयर्स भी हमारे पास होते हैं। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं, पाँचों के अकाउंट हैं, पाँचों के अकाउंट में हो सकता है एक एक अकाउंट में 5-5, 6-6 शेयर्स हैं, तो 30-40 शेयर हो गए। एक एक फैमिली के म्यूचुअल फंड्स में अगर हमने 2-2, 3-3 स्कीम में इन्वेस्ट करके रखा है, एसआईपीस चल रही हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना एक दिक्कत हो जाती है। और जब मैनेजमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो दिक्कत ये होती है कि हमको जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है अपनी पोर्टफोलियो से, वो मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए लक्ष्मी श्री में हमने जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टैब दिया हुआ है, जिसमें आप अपनी फैमिली के पोर्टफोलियो को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। What is family portfolio management? Family portfolio management is the practice of managing the investment portfolios of multiple family members within a single entity or structure. This can be done by pooling together the resources and investments of family members to achieve economies of scale and better diversification. The goal of family portfolio management is to optimize the investment performance of the entire family, while also taking into account each family member's individual investment goals and risk tolerance. This can involve a range of investment strategies, such as asset allocation, risk management, and tax planning. Lakshmi Shri Investments application Shri Varahi helps our clients manage their and their families' portfolios in the same app. It gets our clients updated with the latest stock news, trade and forks, shares, derivatives, and commodities, create multiple and personalized watch lists, and also watch mutual fund data. कमिंग बैक टू निक, सिंगापुर में उसका काम बहुत बेहतरीन चल रहा था। एक लॉस मेकिंग डेस्क को उसने ना सिर्फ संभाला बल्कि प्रॉफिट मेकिंग डेस्क में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ की रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास गई, जो टॉप मैनेजमेंट था, डायरेक्टर्स के पास गई। उन्होंने डिसाइड किया कि निक को रिवॉर्ड करना चाहिए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये डिसाइड हुआ कि उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रेडिंग डेस्क में और ट्रेडिंग डेस्क का हेड बनाया जाएगा। लेकिन नए क्षेत्र में एक नई जगह पे ट्रेडिंग डेस्क बनाई जाएगी जहाँ कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग डेस्क नहीं है। जापान में मूव थ्रू करते हुए ये अपनी एक ट्रेडिंग डेस्क सेटअप करेंगे, जिसमें इनको नए ट्रेडर्स रिक्रूट करने होंगे, वहीं लोकल के बंदे इनको हायर करने होंगे, उनको ट्रेन करना होगा ट्रेडिंग में और अपनी नई सिरे से फ्रॉम द स्क्रैच ट्रेडिंग डेस्क बनानी होगी। तो निक वैसे ही करता है, एक ट्रेडिंग डेस्क बनाता है, 12 लोगों को अपॉइंट करता है, जिसमें फाइनली 7 से 8 लोग रह जाते हैं। और जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो इनकी ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन चलती है। कुछ इसी तरीके से हमको जब अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना होता है तो हमको भी नई रिक्रूटमेंट्स चाहिए होती है और उनको मैनेज करना होता है, तभी हम प्रॉपरली वो आउटपुट निकाल पाते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को चाहिए होता है।
उसके लिए हम लक्ष्मी श्री में लेके आए हैं इक्विटी SIP। What is ESIP? Equity SIP is a facility offered by Lakshmishri, using which you can place buy orders for a pre-specified amount or for a pre-specified quantity in scripts of your choice at regular intervals over a period of time, as selected by you. How does ESIP work? An equity SIP or ESIP is a flexible investment plan where an investor opts for a specific type of SIP. A fixed amount is debited from the investor's account and invested into the specific shares. It helps in avoiding the risk of buying shares at a higher price. ESIP are ideal for long-term investors, and one can choose the shares based on the fundamentals of the company. Benefits of investing with ESIP. Equity SIP allows you to systematically invest a pre-specified sum, buy a pre-specified quantity of shares over any defined period of time in a disciplined manner. Unlike in the cash segment, where you have to time the market to make gains, Equity SIP helps you to bring down your average cost of acquisition of shares due to the averaging principle. Equity SIP eliminates the need for you to actively track the market and helps in distributing your investment over a period of time. What is the time to place ESIP requests? Equity SIP requests can be placed at any time during the day and even during post-market hours. अब एक बेसिक सवाल आएगा कि इक्विटी SIP फीचर हमने लॉन्च कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किन स्टॉक्स में इक्विटी SIP की जा सकती है। अब इस सवाल का कोई एक ऐसा जवाब नहीं है जो वन साइज फिट ऑल हो, बट अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो आप हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि निफ्टी 50 ने, अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लगभग मार्केट के आसपास ही रिटर्न जनरेट करते हैं। उसको थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो टॉप 10 वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स का हाईएस्ट वेटेज है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। टॉप 10 जो हाईएस्ट वेटेज हैं उनको अगर अपने पोर्टफोलियो में आप इक्विटी SIP के थ्रू शामिल करते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो आप निफ्टी 50 के रिटर्न्स को भी बीट कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा कम करना है तो निफ्टी 50 में जो टॉप 5 वेटेज वाले काउंटर्स हैं, अगर उनमें भी आप इक्विटी SIP करते हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो लगभग मान के चलिए कि इंडेक्स को बीट करने की कगार पर रहेगा, इफ नॉट बीट कर ले, लेकिन 19-20 करके आप ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू निक स्टोरी, ट्रेडिंग डेस्क उसकी चालू हो गई और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेस्क थी जो 7-8 लोग बच गए थे उसकी टीम में। उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पूरी ट्रेडिंग डेस्क प्रॉफिटेबल, ना सिर्फ प्रॉफिटेबल थी बल्कि अक्रॉस द ग्लोब उनकी जितनी ट्रेडिंग डेस्क थी उनको आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था इसकी ट्रेडिंग डेस्क ने। और लगभग 6-7 महीने की जब रिपोर्ट जनरेट हुई थी, ये टॉप पे थे पूरी ट्रेडिंग डेस्क के मुकाबले। इनकी ट्रेडिंग डेस्क ने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया था। चीज़ें सारी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। निक लीसन आर्बिट्राज में एक्सपर्ट था। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि सेम कमोडिटी दो जगह पे अलग अलग रेट हैं। एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो सोने का रेट आप सिगरा पे किसी दुकान से खरीदें तो भी वही रेट मिलेगा, और आप गदौलिया जाके किसी दुकान से खरीदें तो भी वही रेट मिलना चाहिए। और अगर आप उठ के चौक जाते हैं तो वहाँ भी सोने का रेट एक ही होना चाहिए, क्योंकि सोना सोना है और उसकी जगह बदलने से उसके रेट नहीं बदल जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कई बार ये होता है कि प्राइस डिफरेंस आता है, थोड़ी समय के लिए आता है, ये बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए रहता है। और उस समय थोड़ा इतना एडवांस कंप्यूटिंग का ज़माना नहीं था, तो इतना समय मिलता था कि हम आर्बिट्राज कर सकें। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो MCX ने अभी मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स जब से लॉन्च किए हैं तब तक थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं नेचुरल गैस और जिंक को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ और क्रूड को। तो इन 3 कमोडिटीज़ में अगर आप बड़े लॉट्स लगा के रखेंगे और नीचे उन्हीं के नीचे अगर आप मिनी लॉट्स के रेट लगा के रखेंगे, तो कई बार ऐसा आता है दिन में, और लगभग 1 बजे के आसपास एक समय ऐसा आता है, और शाम को 7 बजे जब US मार्केट्स ओपन होते हैं, क्योंकि अभी डे लाइट सेविंग वाला सिस्टम चल रहा है, तो 7 बजे US मार्केट्स ओपन होते हैं। तो ये 2 टाइम पे आपको एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्राइस का हल्का सा डिफरेंस आता है। तो हो सकता है कि अगर आप उतने फास्ट हैं तो आप उस डिफरेंस को कैच कर सकते हैं। नेचुरल गैस बीइंग नेचुरल गैस, हर जगह एक ही रेट होना चाहिए, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो या मिनी कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन 40-50 पैसे का
लगभग 30 से 35 सेकंड के लिए डिफरेंस आता है, तो अगर थोड़ी सी लाइटनिंग स्पीड रखेंगे तो आप उस चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू निक स्टोरी, आर्बिट्राज में वो बहुत एक्सपर्ट था, उसको लंदन मार्केट और सिंगापुर मार्केट के बीच में जो भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको वो बहुत बेहतरीन तरीके से गैप करता था। उसको एक काम था कि जितनी भी ट्रेडिंग डेस्क में अकाउंट्स खुले हैं उनके कहे हुए ऑर्डर्स उसको पंच करने थे कि क्लाइंट अगर बोल रहा है कि बाई करिए तो बाई करना है, क्लाइंट बोल रहा है अगर सेल करना है तो सेल करिए, जैसे हमारे पास भी ट्रेडिंग डेस्क है। अब इन चीज़ों में कई बार एरर्स होते थे अकाउंट पंचिंग में या अकाउंटिंग में, माइनस एरर होते थे जिनको 1-2 दिन लगता है रेक्टिफाई करने में। तो इन एरर्स को, इन जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स थे या छोटे छोटे ट्रेडिंग एरर्स थे, इनको सेटल करने के लिए उसने एक डमी अकाउंट खोला था 88888 के नाम से। इस तरीके के जितने एरर्स होते थे, ये सारे एरर्स उस अकाउंट में डाल के छोड़ दिए जाते थे कि एक बार जब रिकनसाइल करेंगे तो सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। 88888 इस अकाउंट को याद रखिएगा, आगे चल के इसका बहुत बड़ा रोल होगा। जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, प्रॉफिटेबल थे, सारी टीम्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे, एक दिन एक गलती हुई निक की टीम में एक ट्रेडर से। मार्केट बहुत तेजी वोलेटाइल था और जब उनको बाई ऑर्डर्स मिले थे उसने गलती से बाई करने की जगह सेल कर दिया था। ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा था और जैसे ही सेल हुआ, जब मार्केट बंद हुआ तब ये गलती रेक्टिफाई हुई कि हमें बाई का ऑर्डर मिला था और हमारे ट्रेडर ने गलती से सेल कर दिया है। लाइव मार्केट्स में ये बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं या जो अपने दूसरे काम के साथ भी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत का काम होता है। इसलिए लक्ष्मी श्री के सॉफ्टवेयर में हम लाए हैं एएमओ ऑर्डर, जिसमें आप ऑर्डर्स एक शाम पहले ही से आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी आपका ट्रेडिंग का तरीका है, आपने अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए कि किन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, बाई करना है, सेल करना है। आप अपने ऑर्डर्स एक शाम पहले से लगा के रख सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में जब इमोशंस अपने हाई पे होते हैं तो इस तरीके की गलती ना हो। What is an ammo order? After-market order is basically a kind of service given by Lakshmishri to its traders who are allowed to place their orders after marketing hours in the specific time limit. But these kind of orders are being executed only during the pre-market session or regular market hours. It is basically understood that the trader might be busy during the regular market session, so in such cases ammo orders works best for them. When can we place an ammo order? NSE Equity 4 p.m. to 8:59 am. BSE Equity 4 p.m. to 8:59 am. MCX Commodity 11:56 p.m. to 8:59 am. NSE F&O 4 p.m. to 9:14 am. How ammo orders are executed. Let us take an example. A stock, namely Yes Bank, has a closing rate of 15 rupees. Ammo order placed for buy at 15.50 rupees for 1000 quantity. The order will be placed by broker at during pre-market hours, that is 9 am, 9:07 am. And if the order does not get executed by 9:07 am, then it will be pushed ahead at 9:15 am to 3:30 p.m. Why ammo orders are a better order placement tools for limit orders. Ammo order with specific price to buy or sell, and that will help you make the best of the volatility in the market. Over a longer period of time. For a trader, the limit order approach helps you to reduce your average cost of buying and improve your average cost of selling. जब ये एरर निक ने अपने बॉसेस को रिपोर्ट की कि एक बड़ा बाइंग ऑर्डर मिला था और गलती से सेल हो गया है मेरे एक ट्रेडर से, तो डायरेक्टर्स का ये व्यू था कि पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जाए, जो भी गलत सौदा हो गया लाइव मार्केट में हो गया उसको पहले स्क्वायर ऑफ कीजिए, जिस एम्प्लॉय से गलती हुई है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कीजिए और उसकी जगह नया ट्रेडर हायर कीजिए। अब चूंकि निक ने स्क्रैच से टीम बिल्ड की थी, उसको कोई बनी बनाई टीम नहीं मिली थी, उसने एक एक आदमी को खुद रिक्रूट किया था, महीनों की ट्रेनिंग दे के उनको एक अच्छा ट्रेडर बनाया था, तो वो इस तरीके से एक छोटी गलती के लिए टर्मिनेट नहीं करना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि बॉसेस से बात करेंगे, उसने बात किया, तो इन दी एंड ये हुआ कि ये तुम्हारी टीम है,
तुम डिसाइड करो क्या करना है, बट पहले सौदे स्क्वायर ऑफ करो। तो निक डिसाइड करता है कि सौदा स्क्वायर ऑफ करने की जगह कुछ दिन अगर हम इस पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं तो जब मार्केट नीचे आएगा हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और हमारे लॉसेस कवर हो जाएंगे। इसी बीच मार्केट, चूंकि बुल मार्केट था, मार्केट तेजी थी, थोड़ा सा और लॉसेस बढ़ते गए, मार्केट ऊपर चढ़ता गया, लॉसेस बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते लॉसेस माउंट होने लगे, थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होने लगी फंड्स की। एक दिन ब्रोकर की तरफ से मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ, मार्जिन के लिए फ़ोन आया कि आपको एडिशनल फंड्स डिपॉजिट करने होंगे। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और अचानक से किसी तरह की न्यूज़ आती है, जैसे ऑफ लेट अचानक, इस समय तो मार्केट में वैसे भी बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक की आई थी, उसके पहले मुझे जो याद है इंस्टेंस जहाँ पे एकदम से मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ था कि न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पे वॉर रेज कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद, एक घंटे बाद जब ये क्लैरिफिकेशन आया था कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की है, किसी तरह का वॉर नहीं है, तो मार्केट वापस रिकवर हुआ था। बट एक वो फ्लैश क्रैश था जहाँ पे मार्जिन्स, बहुत लोगों के मार्जिन्स ट्रिगर हुए होंगे और सौदे नीचे में स्क्वायर ऑफ हो गए होंगे और बाद में मार्केट ऊपर आया है। हम ये जो, क्योंकि हुए हैं, हमने देखा है आरएमएस में पोजीशंस ऐसी होते हुए। इस तरीके की सिचुएशंस आपके साथ ना हो, इसके लिए थोड़े से एडिशनल फंड्स अगर रखेंगे, और उन फंड्स को भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कैश के बेसिस पे होल्ड करें। आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक क्राइटेरिया है कि आप स्टॉक्स प्लेज कर सकते हैं, उसमें छोटा सा हेयर कट काट के आपको उतनी लिमिट मिल जाएगी। लक्ष्मीशी में हमने अपने सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी अवेल की है। What is pledging? Pledging of shares, in simple terms, means taking a loan against the securities you own. It is a popular way of raising capital for individuals and companies to meet their working capital requirements, clear existing debt, etc. Beneficiary owners retain ownership of the shares in their demat account even after pledging it with us. Pledging allows investors to trade in high volumes as they have access to higher capital. How does the pledging of shares work? Due to limited cash margins, investors may lose opportunities in the market. In such cases, investors pledge their securities which they have in the demat account with us for margins called collateral margin, which is further utilized for trading in different segments across the market. The collateral margin is received after a percentage deduction from the total valuation. It is known as a haircut. As the stock market is volatile, the value of the pledged shares may fall at any point. In case of a fall, the investors must give more cash or pledge more shares to meet the margin requirements. तो फंड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो निक की फंड्स की प्रॉब्लम नए क्लाइंट सॉल्व कर सकते थे। तो नए क्लाइंट्स के लिए वो ढूंढना स्टार्ट करता है कि नए क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, और इसी क्वेस्ट में एक दिन उसको एक लिफ्ट के अंदर जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट के ट्रस्टी मिल जाते हैं और उनसे उनकी बातचीत होती है। ट्रस्टी थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस करते हैं, निक के बारे में पता करते हैं कि क्या करता है, कैसा है, जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। पूरी ड्यू डिलीजेंस के बाद वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं कि निक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसने रिटर्न्स मार्केट को बीट किया, अल्फा जनरेट किया है मार्केट के अगेंस्ट, तो काफ़ी इंप्रेस रहते हैं और एक बहुत बड़ा अकाउंट वो निक को देते हैं। अकाउंट साइज इतनी बड़ी रहती है कि अगर निक ऑन एन एवरेज अगर रोज 10 लॉट की ट्रेडिंग कर रहा है तो इस अकाउंट में वो 1600 लॉट ट्रेड कर सकता है। 160 गुना बड़ा अकाउंट मिला था। तो इतना बड़ा अकाउंट मिला था तो छोटे से फंड्स अपने लिए यूज़ करके निक ने जो इमीडिएट सिर पे प्रॉब्लम खड़ी थी उसको सॉल्व कर लिया। इससे हमको एक चीज़ मिलती है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में नए वेंचर्स ढूंढते रहें तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से आउट परफॉर्म हो सकते हैं। और ऑफ लेट अगर पिछले 3 साल में आपने देखा हो तो जितने सारे नए आईपीओज आए हैं लगभग सारे आईपीओस ने लिस्टिंग में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और लिस्टिंग के बाद भी आउट परफॉर्म किया है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि आईपीओ नहीं मिलता इसलिए हम भरते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है आप आईपीओ अप्लाई करते जाइए, क्योंकि आईपीओ लॉटरी बेसिस पे मिलता है, किसी ना किसी दिन हमको मिलेगा। इन केस नहीं भी मिलता है तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है कि हमको आईपीओ नहीं मिला है, क्योंकि लक्ष्मीशी के यूट्यूब चैनल पे हमने एक वेबिनार किया था कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद उसमें किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। तो एक बार अगर उस वीडियो को भी रेफर करेंगे
तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। फिलहाल के लिए लक्ष्मी जी के ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आईपीओ अप्लाई किया जा सकता है। What is IPO bidding? Initial public offering, abbreviated as IPO, is the first sale of a company's share available to the public. There is IPO bidding on offered stocks, and the stocks are allocated to successful bidders. The revenue generated is used by the company for its growth and expansion. Investors can bid for the upcoming IPO as it is a lucrative investment asset for wealth creation over a long period of time. Lakshmi Shri Investments offers you to apply for the upcoming IPO with ease through Shri Varahi. How to bid online. To bid for an IPO, you need to have a Demat account with us and then click on the Apply IPO section on the website or mobile app. After that, you will see all the current IPO and click on Apply Now. Next, you will be required to fill out the necessary details, which include your client code, UPI ID, and the number of lots you want to apply for. After applying, you need to wait for the allotment to be done by the company, which is generally done 4-5 days after the IPO closes. एक दिन निक को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट से, लगभग 100 टाइम्स ऑफ हिज करंट ऑर्डर बुक, और बाइंग का ऑर्डर मिलता है। चूँकि निक को चार्ट्स का बहुत अच्छा आइडिया था स्टार्टिंग में, जैसा हमने डिस्कस किया, इसी वजह से वो सेटलमेंट से ट्रेडिंग डेस्क में ट्रांसफ़र हुआ था। बेहतरीन आइडिया होने की वजह से उसको ये आइडिया था कि मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, अगर यहाँ बाइंग करने की जगह हम एक आध महीने रुक के बाइंग करेंगे तो हमको बेटर प्राइजेस पे मिल सकता है। और उसका एक छोटा सा लॉस भी चला आ रहा था जो एरर ट्रेड की वजह से था। तो वो डिसाइड करता है कि बाइंग ऑर्डर को हम रख लेते हैं, लेकिन अभी बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा जब मार्केट नीचे आएगा तब हम बाइंग करेंगे। और लकीली यही होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, बेटर प्राइजेस पे उसके ऑर्डर फिल होते हैं, और जो बीच का डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की वजह से उसके पुराने लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही थी। जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट, अब चूंकि हमने जैसे डिस्कस किया 160 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक के थे, उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था और हमेशा वो अपने पोर्टफोलियो पे एक चेक रखते हैं। उसी तरीके से हमको अपने पोर्टफोलियो पे हमेशा एक चेक रखना चाहिए कि कौन से शेयर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हमको सबसे पहले उन शेयर्स को वीड आउट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में से, और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को और ऐड करना चाहिए। इसके लिए लक्ष्मी जी का पोर्टफोलियो जो सेक्शन है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आप एक सिंगल क्लिक में अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं।
जापानीज मार्केट में ट्रेड कर रहा था, निकाई ऑल टाइम हाई पे था, मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे, सारी चीज़ें बहुत बुलिश थी, निक भी बहुत बुलिश था। जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट ये अपने देख रहा था कि कौन से शेयर्स हमको रखना है, कौन से शेयर्स बेचना है। कुछ शेयर्स ऐसे थे जो बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुके थे, अहेड ऑफ फंडामेंटल्स थे। तो जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट डिसाइड करता है कि अपने जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और थोड़ी देर कैश पे बैठेंगे, उसके बाद इस फंड को वापस इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे था और काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट था, निक इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा बुलिश था। तो वो ये डिसाइड करता है कि हम इस सेलिंग ऑर्डर को अभी अपने पास रखेंगे और जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तब हम इस प्रॉफिट बुक करेंगे। तो सेल करने की जगह हम थोड़ा सा और बाई करते हैं और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम पूरी चीज़ अपने भी बाई के सौदे बुक कर लेंगे और जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट का सेल ऑर्डर भी एक्सिक्यूट कर देंगे। अब ये सारी ट्रेडिंग उसी 888 अकाउंट में हो रही थी जो स्टार्टिंग में केवल इसलिए क्रिएट किया गया था कि डे टू डे के जो ट्रेडिंग लॉग के एरर्स होते हैं या अकाउंटिंग के छोटे छोटे एरर्स होते हैं उसमें सेटल किए जाएंगे। जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट का अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमेशा ध्यान रहता था। उसी तरीके से हमको भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीमली तेज़ी से रन कर चुके हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग करके उस कैश को नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए लक्ष्मी जी का सॉफ्टवेयर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। What is a profit and loss report? A profit and loss report is a financial statement that shows the gains and losses from a person's investments in a particular period of time. The report typically summarizes the total amount of revenue generated from the investments, as well as the costs or expenses incurred in the process. The profit and loss report includes information such as the total cost of purchasing stocks, dividends received, gains or losses from selling stocks, and any fees or commissions paid to brokers or other intermediaries. A profit and loss report can be generated for a specific investment, such as a stock or a mutual fund, or for an entire investment portfolio. It can also be used to evaluate the performance of an investment strategy over a given period of time. Profit and loss report at the back office. We at Lakshmishri generate the profit and loss reports in the back office as part of the administrative and support function of a brokerage firm. The back office is responsible for compiling the data needed to generate the profit and loss reports, such as information about trades, dividends, and fees. Once the data has been collected, the back office generates the reports, which summarize the gains and losses from the client's investments during a specific period of time. The profit and loss reports generated by the back office are used to evaluate the profitability of the brokerage firm's trading activity, monitor the performance of individual investments, and assess the effectiveness of investment strategies. The reports also provide valuable information to clients, allowing them to track the progress of their investments and make informed decisions about buying or selling securities. चूँकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे और जनरली जब मार्केट एक रेगुलर बेसिस पे ऑल टाइम हाई बनाते जाते हैं या 52 वीक हाई बनाते जाते हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है जिसको हम टेक्निकल भाषा में पुल बैक कहते हैं। मार्केट में हल्का सा पुल बैक आता है और निक के पास चूँकि आपको याद होगा डबल लॉन्ग पोजिशंस है। जिनीवा बैंकिंग ट्रस्ट ने बेचने बोला था, उसने उस सेल ऑर्डर को होल्ड पे रखा था और नई फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट की थी। जब शाम को ईओडी रिपोर्ट जनरेट हुई, पुल बैक में मार्केट एक 300-400 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। जब शाम को ईओडी रिपोर्ट जनरेट हुई तो लगभग $7 मिलियन के लॉसेस थे, M2M लॉसेस जिसको हम कहते हैं। $7 मिलियन के M2M लॉसेस थे। उसी शाम बर्लिन ब्रांच से उनको फ़ोन आता है ऑडिटर्स का कि $7 मिलियन का अकाउंटिंग में कहीं दिक्कत दिख रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हमको इसको रेक्टिफाई करना है। यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट होती हैं। ट्रेडिंग में जब आप इमोशंस ले आते हैं तब चीज़ों में दिक्कत होना स्टार्ट होती है। निक फोर्ज डॉक्यूमेंट भेज देता है कि ये $7 मिलियन जो एक्चुअल में भी लॉसेस है M2M, वो ये कहता है कि ये $7 मिलियन लॉसेस नहीं है, ये एक बैंक के पास पेंडिंग है पेमेंट,
पेमेंट आ जाएगा, अकाउंट रिकनसाइल हो जाएगा। फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अब चूंकि इतने सफाई से उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे कि कोई भी ऑडिटर ये नहीं पकड़ पाता है कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, तो वो भी ये मान लेते हैं कि चीज़ें सही हैं और अकाउंटिंग रिपोर्ट क्लोज कर दी जाती है। अब वहाँ से दिक्कत चालू होती है कि जापान एक ऐसी कंट्री है, अगर आपको याद होगा ऑफ लेट, कि जापान में एक बार अर्थक्वेक आया था और न्यूक्लियर पावर प्लांट बहना चालू हो गए थे, जो एक डिजास्टर हो सकता था, बट समहाउ जापान ने उसको मैनेज कर लिया था। तो जापान में एक इतिहास रहा है कि अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। अब पोजीशन वैसे ही $7 मिलियन के लॉस में थी और थोड़ा सा मार्केट और पुल बैक किया। इसी बीच में एक अर्थक्वेक आया, निकाई जो है एकदम से क्रैश कर गया, 10% निकाई इंडेक्स क्रैश कर गया। और जब मार्केट बेलवेदर इंडेक्स इतना लंबा क्रैश देती है तो स्टॉक्स में और ज़्यादा मूवमेंट ऑन द डाउन साइड रहती है। अब निक के पास डबल पोजीशन लॉन्ग थी और अर्थक्वेक आया था, मार्केट एकदम से गिरा, तो जो $7 मिलियन के लॉसेस थे वो नेक्स्ट डे होते होते $50 मिलियन के हो चुके थे। अब निक के पसीने छूट चुके थे कि ये बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन जनरली 2-3 बार 4 बार ऐसा हुआ था कि चीज़ें सही हो गई थी और नेट प्रॉफिटेबल होके क्लोज किया था। तो ये हमारे साथ भी होता है कि कई बार हम स्टॉप लॉसेस नहीं काटते हैं, ना काटने की एक गंदी आदत डालते हैं कि लगभग रेट पे आ ही जाता है स्टॉक। लेकिन एक बार याद कीजिए कि जिनने आरकॉम या सुजलॉन इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हैं, आज सारे 50-60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो निक ने गलती की थी वो गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। तीसरे दिन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है क्योंकि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था और जो लॉसेस $7 मिलियन के छोटे लॉसेस से चालू हुए थे वो बढ़ते बढ़ते $500 मिलियन के हो चुके थे। और बैंक के पास इतना पैसा नहीं था, इमीडिएटली मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं। ये कहा जाता है कि पैसा तुरंत दीजिए, नहीं तो आपके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए जाएंगे। यहाँ से निक चूँकि मीडिया में और सारी चीज़ें में $500 मिलियन के लॉसेस आ चुके थे, अब इस चीज़ को दबाना या संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। तो निक वहाँ से अपनी वाइफ को लेके निकल जाता है, बट आगे चल के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि पहले आपने गलतियाँ की, ऑडिटर से छुपाया, और $500 मिलियन का लॉस इतना बड़ा था कि बैंक इसको हैंडल नहीं कर सकती थी। चेयरमैन तक जब तक ये रिपोर्ट पहुँची, $500 मिलियन हाथ से निकल चुके थे। उनने बैंक ऑफ इंग्लैंड से हेल्प मांगी, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किसी तरह की हेल्प नहीं की। तो इन दी एंड 235 साल पुराना बैंक सिर्फ 3 दिन की गलतियों में सिर्फ $1 में बेच दिया गया। उस बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। तो इस चीज़ से हमको क्लियर होता है कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ इमोशंस। अगर आपके इमोशंस चेक में हैं, आप उनको मैनेज कर लेते हैं, और इमोशंस आपको तब नहीं मैनेज करने होते हैं जब चीज़ें प्रॉफिट में होती हैं, इमोशंस तब मैनेज करने होते हैं जब चीज़ें लॉस में होती हैं। वहाँ पे अगर थोड़ा सा दिल पक्का करके स्टॉप लॉस काट लेते हैं, जो निक ने कर लिया होता, तो 230 साल पुराना बैंक नहीं डूबता। इसीलिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हमेशा ये चीज़ रिपीट करते हैं। हमको वो बोरिंग जरूर लगती है, लेकिन हर आदमी इस चीज़ से कभी ना कभी गुजरा था, तभी वो आपको सलाह देता है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ होती है कि आपके इमोशंस हमेशा चेक में होने चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो इसके लिए भी लक्ष्मी जी आपकी हेल्प कर सकती है। एल्गो ट्रेडिंग में What is algo trading? Algorithmic trading, also known as algo trading or automated trading, is a computer-based trading approach that uses algorithms and statistical models to analyze market data and execute trades. It involves the use of advanced technology and mathematical models to make trading decisions in a fast and efficient manner. Algo trading has become increasingly popular in recent years as it allows traders to make fast and efficient trades based on real-time market data and predefined criteria. It can help eliminate human emotion from trading decisions and reduce the potential for human error. However, it also requires a high level of technical expertise and can be risky if not properly managed. TradeTron. TradeTron is a multi-asset, multi-currency, multi-exchange algo strategy marketplace that allows people to create algo strategies. Users can execute the strategy of their trades on TradeTron, which will be processed in real time in the Sri Varahi mobile app using APIs.
TradeTron is a user-friendly and accessible platform for algo trading that can be used by traders and investors with a range of experience levels. It offers trading time zone padding. Rollover on expiry. अब निक जहां फेल हुआ, रिक वहीं पे पास हुआ। निक रिस्क एसेस करने में थोड़ा सा फेल रहा, इसकी वजह से 230 साल पुराना बैंक एक दिन में डूबा। वहीं रिक जो एक वियतनाम वॉर वेटरन था, उसने मॉर्गन स्टैनली एज सिक्योरिटी हेड ज्वाइन किया था। मॉर्गन स्टैनली ट्विन टावर्स में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको हम जानते हैं, उसमें 10 फ्लोर ऑक्यूपाई करता था, 72 से 82 फ्लोर्स तक। रिक जब मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन किया था तो उसने पहले दिन जब बालकनी में खड़े होकर बाहर देखा था तो उसको एक अंदाजा हो गया था कि किसी भी दिन जिस अमेरिका में गड़बड़ होगी और सिक्योरिटी ब्रीच होगा तो सबसे पहले यही दो ट्विन टावर्स होंगे जो किसी ना किसी अटैक के अंडर आएंगे। तो उसने पहले दिन से एक मॉक ड्रिल रन की और बिलीव मी, जितने एम्प्लॉयज़ थे, लगभग 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे मॉर्गन स्टैनली में, सब रिक से इतना चिढ़ते थे क्योंकि वो हर हफ्ते एक मॉक ड्रिल कराता था कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो किस तरीके से 72 से 82 फ्लोर, 10 फ्लोर में जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, लिफ्ट में कैसे जाएंगे, लिफ्ट बंद हो जाती है तो सीढ़ी पे से कैसे जाएंगे और बाहर कैसे निकलना है। इसके साथ उसने अपनी टीम को ट्रेन करके रखा था कि अगर कुछ होता है, आग लगती है या किसी तरह की कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो लाइट्स बंद हो जाएंगी। तो एक पट्टी उसने बना के रखी थी फ्लोरोसेंट की जो अंधेरे में ग्लो होती थी, और अपने आदमियों को उसने सिखा के रखा था कि जब इस तरीके का इवेंट होता है और लोग पैनिक में नीचे आते हैं तो आपको वहाँ खड़े होके उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना है, गाना गाते रहिए, उनको दिलासा बांधते रहिए कि वो आराम से पैनिक ना करें और एक दूसरे पे चढ़ने की जगह आराम आराम से निकल के बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। जब पहली प्लेन पहले टावर को हिट की थी तो रिक ने पता किया एयरपोर्ट से कि और कोई फ्लाइट में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, तो एयरपोर्ट से उसको, एटीएफ से उसको ये जवाब मिला था कि अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, एक फ्लाइट टावर को हिट की है, इसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए। 2 से 2.5 मिनट सोचने के बाद रिक को ये लगा कि नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है, फटाफट चीज़ें एवैक्यूएट करना चाहिए। उसने एवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया। जब तक वो 40वें फ्लोर तक अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आए तब तक एक फ्लाइट सेकेंड टावर हिट कर चुकी थी। तो पहले से उसने रिस्क को इमेजिन करके रखा था कि किसी दिन गड़बड़ हो सकती है और अगर होगी तो उस दिन मैं क्या करूंगा, किस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस को बचा के चलूंगा। 1 घंटे के बाद सारे उसके एम्प्लॉयज़ नीचे आ चुके थे। जब नीचे आके उसने हेड काउंट किया तो 12 लोग मिसिंग थे। 12 लोगों को खोजने के लिए जब उनकी टीम ऊपर गई तो लास्ट टाइम वो 12th फ्लोर में देखे गए थे, उसके बाद दोनों बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी। तो यहाँ पे निक वर्सेस रिक में रिक इसीलिए पास हुआ कि उसने पहले से रिस्क एक्सेस करके रखी थी कि कितनी रिस्क लेनी है या कितनी रिस्क ली जा सकती है कि चीज़ें हम ब्लो आउट ना कर दें। तो आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर रिस्क आपके कंट्रोल में है तो आप इन दी एंड, आज नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद आप प्रॉफिटेबल बन के उभरेंगे। ये चीज रिक को पता थी कि शायद इस तरीके का अगर इवेंट होता है तो बाकी लोगों को वो बचा लेगा, लेकिन इन दी एंड वो शायद जिंदा ना निकल पाए। इसके लिए उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा था और आपको भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसमें लक्ष्मी
हम सब अपनी रेगुलर लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हमको टैक्स प्लानिंग याद आती है ऑलमोस्ट जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है। और हालांकि ये बैड प्रैक्टिस है कि हम एकदम एंड में अपने टैक्सेस प्लान करें। रेगुलरली हमको ईएलएसएस में एसआईपी करनी चाहिए ताकि मंथ ऑन मंथ एक तो एसआईपी का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा हम प्रॉपर तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। बट इन एनी केस कुछ लोगों का छूट जाता है, उसमें भी लक्ष्मी जी आपकी लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर सकती है। An equity-linked savings scheme is an equity mutual fund that provides a tax exemption of up to rupees 1,50,000 under Section 80C of the Income Tax Act. An ELSS predominantly invests in equity and equity-linked investments. Herein lies the biggest advantage of an ELSS. By investing in an ELSS, an individual can not only reduce tax liability, but also make potentially higher gains through exposure to equities. An ELSS mutual fund will usually diversify its investments across market capitalization and industries. This helps the fund manager generate equity market-linked returns while at the same time mitigating overall portfolio risk. An investment in an ELSS comes with a lock-in period of 3 years while returns generated are subject to long-term capital gains tax. Our application Shri MF is designed for our clients who can operate them with ease. Shri MF is an Android and iOS app that lets users open their accounts digitally and effortlessly. In addition, it also helps them seamlessly get the insightful research and goal tracker that will ensure a smooth run in their investment journey. They can apply for this ELSS scheme easily through this app. म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा और आपको इंडस्ट्री के महारथी संदीप टंडन सर हमारे साथ हैं, ये बताएंगे। अब आगे उस पर चलते हैं जहां मेरी एक्सपर्टीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि बहुत पुरानी किताबें पढ़ते हैं और फिर वो पैटर्न्स खोजने के लिए बाज़ार में आते हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ओल्ड बुक्स के पैटर्न अब बहुत कम चलते हैं। अब कम चलते हैं से मेरा मतलब स्ट्रक्चर को रिलेटेड नहीं है, उसके साथ जो एंसिलरी पार्ट है उससे रिलेटेड है। पुराने पैटर्न्स या पुरानी बुक्स 1990s में लिखी गई थी या थोड़ा सा उसके और पहले, जहाँ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन वो समय था जब मार्केट्स उतने लिक्विड नहीं थे और इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग उसमें नहीं था कि लिक्विडिटी इतनी आ सके। तो पुरानी लिक्विडिटी जब कम थी तब उनने वो किताबें लिखी थी। तो स्ट्रक्चर भले वही हो, लेकिन वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ये दो चीज़ चेंज हुई हैं। तो जब तक आप इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं बिठाते हैं, उसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में एक प्रोफेशनल प्रॉफिट करके जाएगा और एक एमेच्योर लॉस करके जाएगा। तो कभी भी आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुत पुरानी बुक्स पढ़ने की जगह थोड़ी सी रीसेंट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा ज्ञान मिल सकता है। इसके लिए एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि जब आप पुरानी बुक्स पढ़ के आते हैं, आप एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि इतने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। हेड एंड शोल्डर आज भी काम करता है, फ्लैग पैटर्न आज भी काम करता है, लेकिन जो चीज़ बदली है वो है वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम में वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं। और एक की रोल होता है वॉल्यूम का ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में। इसके बारे में आगे संदीप सर हमको बताएंगे, इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एल्गोस को ये पता है कि एमेच्योर्स कौन सी किताबें पढ़ते हैं, बेस्ट सेलर किताबें पढ़ते हैं, उनको भी पता है। तो बेस्ट सेलर किताबों के पैटर्न्स एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट करते हैं, ऐसे एल्गोस ड्रॉ करते हैं कि ब्रेकडाउन जैसे ही आप मिलेगा एमेच्योर्स वहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे और एल्गोस ट्रिगर होना स्टार्ट होगा। और जिसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, वो इसीलिए इस समय बहुत ज़्यादा होती है कि आप पुरानी किताबें पढ़ के एमेच्योर की तरह ट्रेड करते हैं। वहीं प्रोफेशनल्स वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जब वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है तब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल्स। तो अब ये तो बता दिया क्या क्या नहीं करना है। अब सभी का सवाल होगा कि करना क्या है। मोस्ट ऑफ हम लोग अब जो F&O का अगर डेटा एनालाइज करें तो लगभग 400-500 ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने के बाद जाके एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। तो ऑप्शंस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक देके जाता हूँ, थोड़ा सा एक 2-3 महीने अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि कॉल के प्रीमियम को पुट के प्रीमियम से डिवाइड कर देना है। इसको हम कहते हैं सुपर रेशियो। लक्ष्मी जी के सॉफ्टवेयर में जब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक इंडिकेटर प्लॉट करना है रेशियो।
तो आपने ऊपर कॉल का चार्ट रखा हुआ है, नीचे केवल इनपुट में सेम स्ट्राइक का सेम एक्सपायरी का पुट का प्रीमियम डालना है और वो एक इस तरीके का रेशियो दे देगा। नीचे जो ये वाइट लाइन है ये रेशियो की है। इस पे आपको सिंपली एक हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न देखना है या फिर एक फ्लैट बेस का ब्रेकडाउन देना है। करंट चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाने के बाद जब लोअर लो बनाना स्टार्ट किया था, अगर आपने कॉल बेचा होता तो इमीडिएट मोमेंटम मिलता। वहीं आगे यहाँ चलें तो एक फ्लैट बेस का ब्रेकडाउन यहाँ आना स्टार्ट हुआ था और ये एक्सपायरी के दिन का चार्ट है। और अगर आपने टेलीग्राम पे क्लोजली वॉच किया होगा तो ये 41,100 का हमने कॉल सेल इनिशिएट किया था और टारगेट उसका 0 था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये 0 हुआ भी था। यहाँ पे फ्लैट बेस के ब्रेकडाउन पे अगर दोबारा आपने बेचा होता तो आपको अगेन एक हैंडसम रिटर्न मिलता। 17,600 का निफ्टी का कॉल देखें तो यहाँ पे जब एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था वहाँ पे अगर आपने बाई किया होता, ये एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है उसमें एडिशनल स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसको आप जज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कई बार ये होता है कि प्राइस चार्ट क्लीन नहीं होता है लेकिन रेशियो चार्ट्स एज ऑलवेज हमेशा क्लीन होते हैं। सेम 17,600 ये वीक पे बेसिस था। ये एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का अगेन ब्रेकडाउन आ रहा था, वहाँ से सेलिंग इनिशिएट किए होते तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ये 0 हो गया होता। लास्ट एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हम ट्रेडर स्टॉक एट 11 पे 11 बजे लाइव आते हैं। लाइव मार्केट हम डिस्कस करते हैं और इसमें पर्टिकुलरली डे एंड तक किस तरीके से मार्केट को एक्सेस किया जा सकता है कि प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहाँ भी एक दो स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती है। जैसे भी दिन डेवलप हो रहा है उस हिसाब से हम अपनी व्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। तो याद रखिए कि 11 बजे आपको रोज मार्केट टाइम पे ट्रेडर स्टॉक एट 11 ज्वाइन करना है। इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच।